Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, as I promised, from today I'm going to start a new series for नेट गेट एंड सी यू ई टी पी जी एग्ज़ाम ऑफ सोशोलॉजी. जितने भी स्टूडेंट्स नेट गेट या सी यू ई टी पी जी की तैयारी कर रहे हैं, दीज एम सी क्यूज़ आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम. सोशियो क्रक सीरीज़ इज़ जस्ट लाइक इग्नू सीरीज़ जो मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, जिसमें हम लोग हर दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. मिनिमम क्वेश्चन 25 रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी किसी सेशन में. ओके एंड जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, सी यू ई टी पी जी एग्ज़ाम के थोड़ा पहले मैं इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगी, तो आपको पूरा कंपाइल्ड पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ओके नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज़ आपको मेरे साथ हर दिन क्वेश्चंस इस सीरीज़ में सॉल्व करने हैं. एंड जो भी स्कोर आपका होगा आउट ऑफ 25, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ प्लीज़ रिमेंबर कि जो भी कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सिर्फ कमेंट के थ्रू ही समझ आते हैं. अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस सीरीज़ में कंसिस्टेंट हैं. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं खुद वहाँ पर आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर दूँगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आज हमारा क्लास 1 है और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे गाइस, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी. जैसे मैंने लास्ट ईयर इग्नू सीरीज़ में क्वेश्चंस बनाए थे, सेम इस ईयर सोशियो क्रक सीरीज़ में मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी. क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पे ना सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि मैम क्वेश्चंस नहीं है, कोई ऐसी क्वेश्चन बैंक की बुक नहीं है तो सिर्फ पीवाईक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं है. जैसे कि अपडेटेड पैटर्न आपको देखने को मिल ही रहा है. सी यू ई टी पी जी हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, हर जगह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं. सो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी एक सीरीज़ में करेंगे. और हर दिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको खुद ये चीज़ एग्ज़ाम में लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है वो कितने अच्छे से डेवलप हो चुका है. राइट, सो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास में आए हैं, आई वांट यू ऑल टू बी कंसिस्टेंट इन दिस सीरीज़. आपको इस सीरीज़ में कंसिस्टेंट रहना है. क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तभी एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ पाएंगे. Okay, now those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. This is the telegram channel जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने बोला सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, सारा डिस्कशन टेलीग्राम पे होगा. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो भी हम लोग टेलीग्राम पे ही उस पर बात करेंगे. इसके अलावा आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो. ओके, मैं सारे कमेंट्स वगैरह देखती रहती हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैम से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास एंड आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, गेट और सी यू टी पी जी, तीनों ही एग्जाम जो हैं वो काफ़ी आपस में रिलेटेबल हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक फाउंडेशन कोर्स है फॉर सी यू ई टी पी जी जो कि ऑन गोइंग है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. कुछ ही टॉपिक्स इसमें बचे हैं ऐड ऑन होने के लिए. फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ गाइस स्टार्ट होने वाली है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे पूछ रहे थे कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ कब स्टार्ट होगी. सो 24 जैन से ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी. अगर आप बैच ज्वाइन करोगे ना, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको इसके साथ ही मिलेगी. एक चीज़ और याद रखना, प्राइस अभी चेंज हो गया है, 4000 नहीं है, प्राइस हो गया है 3500. ओके, अब इससे कम आई डोंट थिंक होगा, तो जिसको ज्वाइन करना है कर लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है. मार्च में तुम लोगों का एग्ज़ाम है. इस कोर्स में सब कुछ है, तुम्हें कहीं से कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. सारे क्वेश्चंस हैं, सारा मटेरियल है. ठीक है, अगर तुम्हारे पास टैब है या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, स्क्रीन से पढ़ सकते हो, तो तुम्हें ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा. बट अगर पेपर या बुक से पढ़ने की आदत है गाइस, तो फिर मत ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. ये मैं बार बार बोलती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. जो भी क्लास पीडीएफ है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बाकी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मैं खुद बना के देती हूँ, उसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बैच ज्वाइन करके ही सिलेक्शन होने वाला है. तो अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हो, इट्स ओके. यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कोर्सेज है, फ्री क्लासेस हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हो. ओके, चलो मेरा काम है बताना, सो दैट स्टूडेंट्स को पता रहे कि क्या चल रहा है. ओके, टेस्ट सीरीज़ जो है उसका भी प्राइस गाइस चेंज हो गया है, तो ऐप में जाके टेस्ट सीरीज़ देख लेना. 24 जैन से वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है. 15 टेस्ट होंगे उसमें और फुल लेंथ होंगे. तो शेड्यूल जो होगा वो मैं बहुत जल्द टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगी. ओके, नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ऑगस्ट कोंट फर्स्ट यूज द टर्म सोशोलॉजी इन हिज वर्क स्पिरिट ऑफ लॉस,
पॉजिटिव फिलॉसफी, सोशल फैक्ट्स या फिर रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनाया है मैंने। आई होप सबको इस बारे में पता होगा कि ऑगस्ट कोंट ने सबसे पहले अगर सोशोलॉजी को यूज़ किया है टर्म को, तो वो किया है पॉजिटिव फिलॉसफी में। पॉजिटिव फिलॉसफी ऑगस्ट कोंट की बुक है। नाउ जितने भी थिंकर आपको यहाँ सीरीज़ में मिलेंगे गाइस, आपको उनके बुक्स ज़रूर से देखने हैं। जैसे अभी ऑगस्ट कोंट आए, तो ऑगस्ट कोंट की बुक्स और उनके क्रोनोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें गलत नहीं करना है। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताना कि ऑगस्ट कोंट की कितनी बुक्स हैं विद ईयर, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट कमेंट में बताना, सो दैट आई कैन पिन दैट कमेंट, ओके। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कहीं अलग से पढ़ना पड़े, जो चीज़ जहाँ पे आ रही है वहीं पे पढ़ के ख़त्म करो, ओके। जैसे अभी मैंने बोला ऑगस्ट कोंट की बुक इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत उनकी बुक्स लिखो और ख़त्म कर दो यहीं पे, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। देखो, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क आर ऑफन कंफ्यूज्ड एज द सेम डिसिप्लिन। अब यहाँ पर रीजन है तो यहाँ पर बिकॉज लगाओ हमेशा और तब सेंटेंस को पढ़ो। बिकॉज सोशोलॉजी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। क्या सोशोलॉजी और सोशल वर्क जो है वो इसलिए सेम डिसिप्लिन की तरह कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सोशोलॉजी जो है वो एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सोशल अपलिफ्टमेंट में। तो ध्यान से पढ़ो क्या होगा इसका आंसर, क्या सही रीज़न है असर्शन का। द करेक्ट आंसर इज सी। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। देखो, सोशोलॉजी और सोशल वर्क को काफ़ी एक दूसरे से कंफ्यूज किया जाता है। कभी भी किसी से तुम लोग बात करो, उसको जिसको सोशल साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको लगेगा कि सोशोलॉजी और सोशल वर्क तो सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी में हम लोग अपलिफ्टमेंट या वेलफेयर प्रोग्राम पे फोकस नहीं करते हैं, जबकि हम लोग ये किस में करते हैं, सोशल वर्क में करते हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, राइट। सोशोलॉजी में हम लोग प्योर साइंस पे फोकस करते हैं, ना कि अप्लाइड साइंस। तो तुम लोगों को पता होगा कि सोशोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस है। इसमें हम लोग थ्योरीज बनाते हैं, थ्योरेटिकल बेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट, ना कि अप्लाइड पे। जबकि सोशल वर्क क्या है, सोशल वर्क एक अप्लाइड साइंस है, यहाँ पर एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, सो ये चीज़ याद रखना, ओके। सोशोलॉजी जो है वो फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग पे, सोसाइटी को समझने पे फोकस करती है, ना कि सोसाइटी को चेंज करने पे फोकस करती है, ठीक है। सो यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा स्टेटमेंट और बी गलत हो जाएगा, यानी कि जो रीज़न है वो गलत हो जाएगा, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद जिमल। इसमें से कौन सी यू कैन से थीम है या थ्योरी है, स्कूल है, जो कि एसोसिएटेड है किससे, जिमल से। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, फॉर्मल सोशोलॉजी, ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी या फिर अर्बन सोशोलॉजी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए 1, 2 एंड 4। क्यों, देखो, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल की ये बात करते हैं, वी ऑल नो, इनकी फेमस बुक है द सोशोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं गाइस जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। द सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक है, जो कि आई थी 1904 में, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और जिमल जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, ठीक है। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ फॉर्मल सोशोलॉजी। इन्होंने फॉर्मल सोशोलॉजी को तो फाउंड ही किया है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। ये भी कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ इंटरेक्शन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ, आपको लिखते रहना है अपने नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा ही ऑल्सो फोकस ऑन फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, राइट। सो फॉर्मल सोशोलॉजी के ये फाउंडर हैं, प्लीज़ रिमेंबर, वेयर ही फोकस ऑन forms of interaction, okay। ना ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी से कौन एसोसिएट होता है, तो ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी से एसोसिएट होते हैं स्पेंसर, ना कि जिमल, राइट। यू ऑल रिमेंबर ऑर्गेनिक एनालॉजी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। अर्बन सोशोलॉजी के ये फादर हैं, प्लीज़ रिमेंबर, ही इज़ द फादर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी, ओके। जिमल को हम लोग फादर कंसीडर करते हैं और इनका एक बहुत फेमस एस्से भी है इससे रिलेटेड। क्या नाम है उस एस्से का, उस एस्से का नाम है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। कभी तुम लोगों को अगर टाइम मिले या मास्टर्स में हो जाए, उसके बाद इसको ज़रूर पढ़ना। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएचडी में तैयारी कर रहे हैं या फिर अर्बन सोशोलॉजी में वो इंटरेस्टेड हैं, तब तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ओके। सो मेरे पेन को मुझे चेंज करना है काफ़ी टाइम से,
तो अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो मेरी लिखी हुई, प्लीज़ मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। स्क्रीन का फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बता दो कि मैम ये क्या लिखा है, मैं बता दूँगी, बट प्लीज़ अपने नोट्स में कुछ भी गलत मत ऐड करना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sociology and economics are related because sociology studies wealth distribution exclusively, economics ignores human behavior, social relationships influence economic activities, या फिर economics is a branch of sociology. Now guys, relationship with other social science का जो टॉपिक है ना, that is very very important for CUET PG aspirants. बाकी एग्जाम्स में तो इतना नहीं आया है इस टॉपिक से, बट CUET PG में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लास्ट ईयर सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री पे आया था, इससे पहले साइकोलॉजी में भी आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस में भी आ चुका है। तो आई थिंक इस साल बहुत चांसेस हैं कि सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स से ये लोग क्वेश्चन पूछें, राइट। सो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है जो सही होगी? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशल रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब भी हम लोग सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो दोनों आपस में रिलेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स, वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यही चीज़ हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, राइट। मतलब दोनों के रिलेशन में ना। पहला स्टेटमेंट देखो कि सोशोलॉजी क्या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिवली स्टडी करता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सोशोलॉजी में हम लोग ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिवली तो नहीं पढ़ते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स क्या ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर करता है, तो नहीं। जब भी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो एक ह्यूमन बिहेवियर ही है, राइट। इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी कोई ब्रांच नहीं है सोशोलॉजी में, राइट। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा साइंस है, सोशल साइंस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। देखो आज के क्लास में ना मैंने यूनिट 1 से ही क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आपका टॉपिक है, चाहे वो गेट हो, नेट हो, CUET PG हो, तीनों में ही है ये टॉपिक, वहीं से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस ही तुम लोग को आज मिलेंगे। देखो, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजिस्ट या वेंटेज पॉइंट। नाउ यू हैव टू कनेक्ट एंड टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। आई होप सब लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ। आई एम गिविंग यू सम टाइम। देखो, सोशोलॉजी बात करता है एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी की, यानी कि सोसाइटी को समझते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डू इन सोशोलॉजी, राइट। सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो मैंने आपको भी बताया था कि ये अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप में डील करता है, यानी कोई भी ऐसा डिप्राइव्ड ग्रुप है उसको अपलिफ्ट अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप किधर जाओगे? सोशल वर्क की तरफ जाओगे, राइट ना। सोशोलॉजिस्ट क्या करता है? सोशोलॉजिस्ट स्टडी करता है बिहेवियर ग्रुप्स के, ठीक है। अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट हो तो आप क्या करोगे? आप ग्रुप के बिहेवियर को, ह्यूमन रिलेशंस को, सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ने की कोशिश करोगे, राइट। वेंटेज पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बस डिटरमाइन करता है आपका एक सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? टी, ओके। द करेक्ट आंसर विल बी ए। सो इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे गाइज, सो प्लीज़ अच्छे से एग्जाम में करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वेबलिन द मेन ड्राइवर ऑफ सोशल एवोल्यूशन इज व्हाट। अब यहाँ पर थिंकर एसोसिएटेड क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ याद रखना, सोशोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिकली थिंकर ओरिएंटेड होती हैं और कुछ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनरल होती हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है और क्या यहाँ पर कोई थिंकर लग रहा है या नहीं। अगर थिंकर लग रहा है तो थिंकर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अब यहाँ पर वेबलिन पूछा है तो हम सिर्फ वेबलिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएंगे, अपना जनरल आइडिया, कॉमन सेंसिकल चीज़ हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ओके। देखो, द मेन ड्राइवर ऑफ सोशल एवोल्यूशन इज व्हाट। सोशल एवोल्यूशन वेबलिन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसके हिसाब से किस में होता है, किस तरह से होता है, या कौन उसको ड्राइव कर रहा होता है, यू कैन से। सो मॉरल डेवलपमेंट, रिलीजियस बिलीफ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोग सही आंसर दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने वेबलिन की थ्योरी पढ़ी है दे नो कि वेबलिन की जो थ्योरीज हैं उसमें वो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की बात करते हैं, राइट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। और ज़्यादातर इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से रिलेटेड है। तो इनके हिसाब से जो सोशल एवोल्यूशन का मेन ड्राइवर होगा वो क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इनको हम लोग टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना।
टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? टेक्नोलॉजी। ओके, प्लीज रिमेंबर, विल एसोसिएट दिस विद वेबलिन। अच्छा, वेबलिन को अच्छे से पढ़ लेना गाइस, स्पेशली CUET PG वालों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, now question number 7, Habermas interpreted the development of modern history in his work। we all know that CUET PG हो या कोई भी एग्जाम हो, हेबरमास से क्वेश्चन आता है, स्पेशली इनकी बुक से तो ज़रूर आता है। तो आप लोगों को इनके कीवर्ड्स, बुक्स, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? द इंफॉर्मेशन एज, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, या फिर द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ना, बाकी के जो ऑप्शंस है गाइज उसको भी आपको कंसिडर करना है, उसके जो भी थिंकर हैं उनके बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी। वी ऑल नो हेबरमास ने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन पे बात की है, राइट। इसके अलावा इनके कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जो तुम लोग ध्यान रख सकते हो, जैसे पब्लिक स्पेयर। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट दिस। इसके अलावा इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो किससे रिलेटेड है? रैशनलिज्म से या फिर रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है इनकी थ्योरीज़। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। मॉडर्नाइजेशन है, देन कैपिटलिज्म इज़ ऑल्सो देयर। सो इन सारी चीज़ों पे इन्होंने बात की है, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, अच्छा, इसके अलावा बाकी की जो बुक्स हैं वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि इन्फॉर्मेशन एज, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सब किसका है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8, द रेनेसा बिगिन इन विच रीजन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, आई थिंक किसी एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं गाइज, तो छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको लाइटली नहीं लेनी है। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। इटली इज द आंसर। रेनेसांस सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं और उनके फोकस एरिया हैं, एंड तुम लोगों को इसको मैच करना है। नाउ दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करो एंड मुझे चैट में आंसर दो। What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज डी। सारे ही सामने सामने दिए हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो फोकस किस पे करता है? स्टेबिलिटी पे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स पे। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी हम लोग फंक्शनलिज्म में ही पढ़ते हैं, राइट ना। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फोकस करता है पावर स्ट्रगल और इनइक्वालिटी पे, कि कैसे सोसाइटी में कुछ भी इक्वल नहीं है, हैव्स होते हैं, हैव नॉट्स होते हैं, राइट। कार्ल मार्क्स इसमें इंपॉर्टेंट है ना। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है हमारे डेली इंटरैक्शंस और मीनिंग पे, राइट। और ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है, प्लीज़ रिमेंबर। बाकी फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही क्या है? मैक्रो है। तो ये भी याद रखना, जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ मैक्रो पर्सपेक्टिव होता क्या है? जो लार्ज सोशल सिस्टम्स पे फोकस करता है। ओके, मैक्रो किस पे फोकस करता है? होल पे। ओके, बिगर पिक्चर पे हमेशा फोकस करता है। और ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है। तो जब हम लोग इंटरैक्शंस पे फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग इंडिविजुअल्स पे ही फोकस करेंगे, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन है और रीज़न है। असर्शन है कि द रूट्स ऑफ सोशोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इनलाइटनमेंट एरा ऑफ 18th सेंचुरी। बिकॉज, हमेशा याद रखो, असर्शन खत्म होते ही तुम्हें यहाँ पर बिकॉज इमेजिन करना है। ठीक है, बिकॉज स्कॉलर्स ड्यूरिंग द इनलाइटनमेंट चैलेंज्ड अथॉरिटी एंड यूज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिकॉज लगा के तब हमेशा सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। ट्रिक यहाँ पे देखो यही होती है, जब बिकॉज लगाओगे तो अगर दोनों सही है, सही रीज़न बन रहा है, तो फिर हमेशा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि दोनों सही हैं और ये इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर तुम्हें ये दोनों ऑप्शंस देखने हैं या फिर ये वाला, राइट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, द रूट्स ऑफ सोशोलॉजी कैन बी ट्रेस बैक टू इनलाइटनमेंट एरा ऑफ 18th सेंचुरी। सोशोलॉजी की जो रूट्स हैं वो हम लोग इनलाइटनमेंट एरा के टाइम से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हम लोग जब सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी टॉपिक में ही इनलाइटनमेंट एरा को पढ़ते हैं, राइट ना। क्यों? क्योंकि स्कॉलर्स जो थे इनलाइटनमेंट टाइम के, वो चैलेंज कर रहे थे अथॉरिटी को और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है, एकदम सही इसका रीज़न है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। जब भी जो दोनों सेंटेंस हैं वो आपस में रिलेटेबल हैं और सही
रीज़न के साथ हैं, बिकॉज जब लगाओगे तो तुम लोगों को खुद ही ये चीज़ समझ में आने लगेगी, राइट। और इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं कि उस टाइम की सोशल कंडीशंस जो थी, आइडियाज़ थे, वही सब रीजंस थे जिनकी वजह से सोशोलॉजी इमर्ज हुआ, राइट। सबसे पहले इनलाइटनमेंट आता है, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आई होप यू गाइज नो ऑल दिस। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको पढ़ लो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीज़न। अगेन मैंने काफ़ी क्वेश्चंस असर्शन रीज़न के इसीलिए डाले हैं क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स यहीं पे गड़बड़ करते हैं, तो हम लोग इस सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीज़न वाले ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ना बीमारू स्टेट्स वर कंसिडर्ड डेमोग्राफिकली प्रॉब्लमेटिक इन 1980s बिकॉज दीज स्टेट्स हैड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स एंड लो प्रोग्रेस इन फैमिली प्लानिंग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने आप लोगों को बीमारू स्टेट के बारे में पढ़ाया है कई बार, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैंने ये टॉपिक कई बार पढ़ाया है, राइट। कौन है इससे एसोसिएटेड? इससे एसोसिएटेड है आशीष बोस, प्लीज़ रिमेंबर। ही इज़ द वन हु गेव द टर्म बीमारू स्टेट्स। अच्छा, ये बीमारू स्टेट्स है क्या? देखो, बीमारू स्टेट्स का मतलब है वो स्टेट्स जहाँ पर डेमोग्राफिकली हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, आशीष नंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 4 स्टेट्स इसमें इन्होंने बोला है, हैं कौन कौन सी? एग्जाम में आ चुका है गाइस, CUET PG में बीमारू स्टेट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो MP, देन राजस्थान, बिहार एंड यूपी, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बीमारू स्टेट्स में आती हैं, यानी हमेशा बीमार रहती है ये स्टेट्स, इस तरह से समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कि बीमारू स्टेट्स जो है वो डेमोग्राफिकली प्रॉब्लमेटिक कंसीडर किया गया 1980 में, क्यों? क्योंकि इनका हाई पॉपुलेशन था, ठीक है, और लो प्रोग्रेस था फैमिली प्लानिंग पे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आशीष बोस इसके बारे में बात करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। और स्टेट्स का भी नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज, असर्शन है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बिलीव्स इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट इन सोशल स्ट्रक्चर बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इंस्टीट्यूशंस आर डिजाइंड टू बेनिफिट ऑल क्लासेस इक्वली। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इन द चैट। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे ज़रूर पूछना, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू तुम्हें ना समझ में आए, तो भी अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है या कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछो। आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी कन्फ्यूज्ड, ओके। कैसा भी डाउट हो, कितना भी लगे कि ये कैसा डम क्वेश्चन है, कोई डम क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो तुम लोग मुझसे किसी भी तरह का कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ओके। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इनइक्वालिटी पे बिलीव करता है, यानी सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें इनइक्वालिटी होती है, एक होगा जिसके पास ज़्यादा होगा, एक होगा जिसके पास कम होगा, हैव एंड हैव नॉट, यही तो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। अब इसका रीज़न देखो, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सबको इक्वली बेनिफिट करते हैं। अब दोनों जो सेंटेंस है देखो, वो अलग अलग बात कर रहे हैं, एक में ऑल क्लास इक्वली की बात हो रही है, एक में इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में रिलेटेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, राइट ना। अब अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इस पे फोकस करता है कि इंस्टीट्यूशन सबको इक्वली बेनिफिट कर रहे हैं? अगर इक्वली बेनिफिट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी कहाँ से आएगी, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी सी। अगर स्टेटमेंट ही पूरा पूरा गलत है तो फिर हम रीज़न की तरफ जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन में कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो यानी ये वाले ऑप्शंस हम कट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस हम कट करेंगे, इसमें से कोई एक होगा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन को समझ के आंसर किया करो असर्शन रीज़न के, तो कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा, मैंने देखा है इस बार नेट के एग्ज़ाम में 2025 दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आए हैं, तो अभी मैं बहुत जल्द नेट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ मटेरियल प्रिपेयर कर रही हूँ, तो नेट के लिए भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। माइट बी कि मैं कोई बैच भी स्टार्ट कर दूँ, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, a sociologist is studying how the family, education, and religion help maintain social order. She focuses on the contributions each institution makes towards stability and cohesion. Which perspective is she using? कोई एक सोशोलॉजिस्ट है जो इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा है, तो तुम्हें बताना है कौन से पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है या वो यूज़ कर रहा है सोशोलॉजिस्ट।
अब तुम यहाँ पे कीवर्ड्स देखो, सोशल ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड कोहेजन, सबसे बड़ा कीवर्ड तो यहीं पे मिल गया. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिस्ट, सिंबॉलिक या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म? The correct answer will be B, that is functionalist. Okay, please remember functionalism जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा फोकस करता है स्टेबिलिटी पे, कोहेजन पे. अच्छा, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, याद करने की कोशिश करो, जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में आते हैं. तो सबसे पहले तो ऑगस्ट कोंत. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ऑगस्ट कोंत मैम एवोल्यूशनिस्ट में है, पर फंक्शनलिस्ट में भी हम इनको रख सकते हैं. ठीक है, इवन स्पेंसर को भी हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग बात तो सोशल ऑर्डर वगैरह की ही करते हैं, राइट ना. एमाइल दरखाइम, ठीक है. देन सबसे इम्पॉर्टेंट मेलिनोस्की, जो कि हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, राइट. देन ब्राउन, रेटलिव ब्राउन एंड पार्सन्स को भी हम लोग फंक्शनलिज्म में रख सकते हैं. अब यहाँ पर ना एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि मैम अगर थिंकर एवोल्यूशनिस्ट पर्सपेक्टिव में है तो वो फंक्शनलिस्ट में कैसे? देखो, कोई एक थिंकर दो पर्सपेक्टिव में भी आ सकता है, प्लीज़ रिमेंबर. बट कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो स्ट्रिक्टली एक में ही आते हैं, जैसे मेलिनोस्की को हम लोग इसमें ही रखेंगे. मेलिनोस्की को हम लोग कल्चर के में फिर भी डाल सकते हैं, ठीक है. अगर कल्चर पर्सपेक्टिव पूछ लिया जाएगा तो ये उसमें भी आ सकते हैं. ओके, प्योर फंक्शनलिस्ट हैं मेलिनोस्की, प्लीज़ रिमेंबर. और ब्राउन जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में आएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना. तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डायमेंशन नहीं है कि एक थिंकर एक ही पर्सपेक्टिव में आ सकता है, ठीक है. तुम लोगों को फोकस किस पे करना है? फोकस करना है कीवर्ड्स पे, ओके. और डिपेंड करता है क्वेश्चन में भी क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 14, जेसल शार्प ट्रांसलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्युनिटी, कलेक्टिविटी, सोसाइटी या फिर ट्राइब? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोसाइटी. वी ऑल नो दैट जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जेसल में एस आता है तो सोसाइटी, और जेमिनी शाफ्ट में एम आता है ना, तो जेमिनी शाफ्ट का एम क्या हो जाएगा? कम्युनिटी, ठीक है. अब यहाँ पर कम्युनिटी के फीचर्स ध्यान में रखो और यहाँ पे सोसाइटी के फीचर्स ध्यान में रखो, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ओके. अच्छा, एक चीज़ और है, दोनों ही एसोसिएटेड किससे हैं? फर्डिनेंड टॉनिस से. थिंकर का नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओके. क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सिंबॉलिक मीनिंग, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम लोग किस में रख सकते हैं, उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड है? द करेक्ट आंसर इज़ बी. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हुए होंगे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में, राइट. तो प्लीज़ रिमेंबर, उन्होंने मटीरियलिज्म की बात की थी और उन्होंने आइडियलिज्म से इंस्पायर हुए थे. वो हेगल का जो है वो है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ओके. इसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये मटीरियलिज्म आइडियलिज्म है क्या, ओके ना. क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चरल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? चेंजिंग डेली विद न्यू मेंबर्स इंटरिंग और लीविंग, a set of temporary interactions, an abstract and relative stable pattern of relations, a concrete reality visible in everyday life. What will be the correct answer? स्ट्रक्चरल फॉर्म जो कि हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग रैटक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्म. आई होप यू गाइज रिमेंबर. क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज़ रिमेंबर, स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो हमेशा स्टेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ओके. प्लीज़ रिमेंबर. Now, question number 17. The transmission of culture from one generation to next generation is called what? जब कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल लैग, सोशल मोबिलिटी या फिर इनकल्चरेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ डी. प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ इनकल्चरेशन, राइट. जो भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, लैंग्वेज है, कस्टम है, ठीक है, ये सब जब हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं वाया यू कैन से लर्निंग, उसको हम लोग कहते हैं. और ये सिमिलर होता है, इट इज़ सिमिलर टू योर सोशलाइजेशन, प्लीज़ रिमेंबर, ओके. एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सोशलाइजेशन भी दे सकते हैं, ओके. तो सोशलाइजेशन टिक करना अगर आएगा एग्जाम में. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द जनरलाइज्ड अदर. सो जनरलाइज्ड अदर के बारे में कौन बात करता है? G.H. मीड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर. A specific influential individual,
कलेक्टिव एटीट्यूड एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ओनली. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. देखो, जीएच मीट जो है वो जीएच मीट जो है वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. पहला है सिग्निफिकेंट अदर और दूसरा क्या है? जनरलाइज्ड अदर. ठीक है. सिग्निफिकेंट अदर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे वो आ जाते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, ठीक है, या फिर यू कैन से सिबलिंग, इवन टीचर्स भी. ठीक है, यानी इनका जो है हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, यू कैन से. ठीक है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. ओके. जनरलाइज अदर में कौन आते हैं? जनरलाइज अदर में आ जाता है हमारा जो बाकी का सोसाइटी होता है, यानी कि इंटरनलाइज्ड एटीट्यूड, यू कैन से. ठीक है, यू कैन से नॉर्म्स ऑफ ब्रॉडर सोसाइटी, यानी कि बाकी सबका जो कलेक्टिव एटीट्यूड है वो आ जाएगा हमारा जनरलाइज अदर में. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कल्चर? कल्चर इज लर्नड, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज सिम्बॉलिक, कल्चर इज बायोलॉजिकली इनहेरिटेड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी. इजी क्वेश्चन है, कल्चर के फीचर से क्वेश्चन आता है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दोज ऑफ यू हु आर इन द बैच, प्लीज फीचर पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दो. अब थोड़ा ही टाइम बचा है. फीचर पीडीएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके ना, और ये चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में नॉट पूछ रहे हैं कि नहीं, ये भी है, कभी कभी हम लोग स्किप कर देते हैं, राइट. कल्चर कभी भी बायोलॉजिकल नहीं होता है. कल्चर ऐसी चीज़ है जो हम आफ्टर बर्थ सीखते हैं, राइट. हम उसके साथ बर्थ नहीं होते, तो कभी भी ये कोई जेनेटिकल चीज़ नहीं है, राइट. प्लीज़ रिमेंबर, हमेशा ये लर्निंग के थ्रू आगे बढ़ता है. Okay, now question number 20. Pareto believed that truly logical actions are what? Very common in modern society, rarely performed, a result of instincts, found only in economic transactions. What will be the correct answer? The correct answer is B. Please remember, ये जो लॉजिकल एक्शंस होते हैं, परेटो ने कहा ये बहुत रेयरली परफॉर्म्ड होते हैं. ठीक है. अच्छा, लॉजिकल एक्शंस कौन से होते हैं ये बताओ. लॉजिकल एक्शंस का मतलब होता है जो क्लियरली डिफाइंड हो, जिनका कुछ मीन्स हो, एंड्स हो. एक चीज़ और याद रखना, परेटो के हिसाब से जो लॉजिकल एक्शंस है ना वो दोनों ही हो सकते हैं. बोथ दे कैन बी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ये क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ है. ठीक है, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ओके. और नॉन लॉजिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या फॉलो करते हैं? वो नॉन लॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं. ठीक है, तो ये सब तुम लोग पढ़ोगे व्हेन यू विल स्टडी अबाउट परेटो. ओके. अच्छा, लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल पे मैंने शायद एक वीडियो भी बनाया था, तो मैं ऐड कर दूंगी अगर मुझे मिल गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. टेक्नोलॉजिकल लैग इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद विच सोशोलॉजिस्ट? किससे एसोसिएटेड है टेक्नोलॉजिकल लैग? नाउ कल्चरल लैग तो सबने पढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल लैग किसका है? सोरोकिन, मैकाइवर, ऑकबर्न या फिर पार्सन्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैकाइवर. प्लीज रिमेंबर. Now, question number 22. The French Revolution is considered a watershed in world history because it replaced democracy with monarchy, it increased the power of church, it ended feudalism and promoted modern democratic ideals, या फिर it re-established the divine right of kings. तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी रीड करो एंड चैट में सब लोग आंसर दो. क्लासेस डेली होंगी अब, तो ये हैबिट में लाना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना है. ओके. द करेक्ट आंसर विल बी सी. फ्रेंच रेवोल्यूशन में वी ऑल नो कि फ्यूडलिज्म जो है वो ख़त्म हुआ था, राइट, और मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है वो बढ़ गए थे, राइट. अब यहाँ पे देखो लिखा है कि क्या डेमोक्रेसी को रिप्लेस किया था मोनार्की से, तो ये तो गलत हो जाएगा, उल्टा हुआ था यहाँ पे. ठीक है, चर्च की पावर कम हुई थी ना कि बढ़ी थी. री एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था किसी भी किंग का, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. इजी क्वेश्चन है, स्कूल लेवल क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन बट एनटीए पूछ लेता है गाइस. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. The first industry to use modern production method was what? Steel, textile, coal या फिर transport? What will be the correct answer?
पहली इंडस्ट्री कौन सी थी? इजी क्वेश्चन है ये भी, स्कूल लेवल। द करेक्ट आंसर इज टेक्सटाइल। प्लीज रिमेंबर, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखो, द ईगो बैलेंसेस द डिमांड्स ऑफ द आईडी एंड सुपर ईगो बिकॉज द आईडी रिप्रेजेंट्स मॉरल स्टैंडर्ड्स वाइल द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स। ना यहाँ पर अगेन वो ट्रिक लगानी है जो मैंने बताया। पहले देखो कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सुपर ईगो, सॉरी ईगो जो है वो सुपर ईगो और आईडी को बैलेंस करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट और ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। सेकंड स्टेटमेंट है कि द आईडी रिप्रेजेंट्स मॉरल स्टैंडर्ड्स वाइल द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स इंस्टिंक्चुअल डिजायर। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। वी ऑल नो दैट आईडी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टिंक्ट को। ओके, एंड जो सुपर ईगो है वो क्या करता है, वो मॉरलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो एक्सप्लेनेशन में तो हम जाएंगे ही नहीं, राइट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ओके, सो आई होप आप लोग अब ये ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे असर्शन रीजन के, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अकॉर्डिंग टू परेटो, सोसाइटी इज ऑलवेज रूल्ड बाय व्हाट? द मेजॉरिटी, द प्रोलेटेरिएट, अ माइनॉरिटी ऑफ एलिट्स या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। गाइस, परेटो से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ इनकी थ्योरी ज़रूर से पढ़ना। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। वी ऑल नो ही टॉक्स अबाउट सर्कुलेशन ऑफ एलीट, राइट। अच्छा, होमवर्क है आप लोगों का ये कि आप लोगों को सर्कुलेशन ऑफ एलीट टॉपिक कवर करना है। ओके, सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी बाय परेटो, ये आपको करना है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी इफ़ पॉसिबल तो बनाऊँ। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइस वांट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 25 क्वेश्चंस वी हैव डन एंड ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी CUET PG एग्ज़ाम तक, यानी मार्च तक हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी इसको रेगुलरली देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में गेट लेवल भी कुछ ऐड करूँगी अब से। ओके, और मैं बता दूंगी कि कौन सा गेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। एंड अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, राइट। एंड ये टेलीग्राम है जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो तुम लोग मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली। ओके, एंड दिस इज़ द ऐप जो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। सोशियोलॉजी क्लास का अपना ऐप है बिकॉज ऑफ यू ऑल, तो इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ फ्री टेस्ट वगैरह हैं जो इस पे होंगे और कुछ मटेरियल है, सिलेबस है, सब कुछ इस पे पड़ा हुआ है। इग्नू नोट्स भी पड़े हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं जो मैं इस पर अपलोड करने वाली हूँ, तो ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। ओके, ये ज़रूर से बताना मुझे कि आउट ऑफ 25 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, कीप लर्निंग।